Hi, good morning, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching ASCAT. मैं पहले आपको ये बता दूं, the purpose of these videos are absolutely not something that let you prepare everything. The purpose of these videos are just to make you an understanding that what is to be asked in the paper. CAT 2023 is the founding stone for CAT 2024. मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हर एक कैट अगले कैट के प्रिपरेशन को कैसे करना है उससे आपको रियलिटी चेक कराता है। ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि व्हेन यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द सिलेबस तब आप ये बात कर सकते हो कि अभी आज के ड्यूरेशन में आज के टाइम पर कैट किस रास्ते चल रहा है, किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या बेसिक तैयारी करनी है, क्या फंडामेंटल पे जोर देना है और कितना कॉन्शियस फंडामेंटल आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। सो वेलकम टू दिस सेशन एक्सप्रेसिंग कैट 2024 और कैट 2025। तो वो सारे बच्चे जो कैट 24 और 25 दोनों दे रहे उनके लिए ये बिल्कुल मददगार होने वाला है। एक पूरी प्रिपरेशन के लिए वी ऑलवेज बिलीव यू शुड ऑलवेज बी विथ समबडी एज ए मेंटर हु वुड सपोर्ट यू थ्रू आउट द प्रिपरेशन and for understanding what exactly the paper is going to be, you can have the understanding of some of the very important concepts जो कि कैट हमेशा यूज करेगा। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता है, आप कभी भी पेपर नहीं बना सकते हो। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हर बार आपको आपके प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मदद करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपके फैक्टर थ्योरी के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन, जो बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, वो इतना छोटा कॉन्सेप्ट है कि कई बार हम ध्यान नहीं देते। हम 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उसको 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन को हम बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन उसके ऊपर कितने अच्छे सवाल बन सकते हैं दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो लेट अस मूव ऑन, आगे बढ़ते आज के कॉन्सेप्ट में एक्सप्रेसिंग कैट 2024 and 25. So I am bringing two important questions in front of you जो कि पिछले साल पूछे गए सवालों में से है। आप देख सकते हैं इनमें, देखिए ये बोल रहा है कि n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखिए जब ये शब्द आते हैं ना लीस्ट, तो हमें इन पर ना बड़ा फोकस करना पड़ता है। यदि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए तो हमारा सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ बोल रहा है कि n इज द लीस्ट, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट 168 इज ए फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n। तो मतलब ये जो 168 है ये इसको डिवाइड करता है। व्हाट इज ए फैक्टर? एनी नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर, द डिवाइजर इज कॉल्ड एज ए फैक्टर। तो ये जो 168 है वो इसको डिवाइड करता है। अब इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर 168 के अंदर जितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स इसके अंदर होना चाहिए। यदि इसके अंदर 2 प्राइम फैक्टर है, 2 बार है, तो इसके पास भी 2 बार होना चाहिए। यदि 168 के अंदर 3 एज ए प्राइम फैक्टर प्रेजेंट है, मान लेते हैं, तो इसके अंदर भी 3 प्रेजेंट होना चाहिए। कितनी बार? जितनी बार 168 में उतनी बार इसके पास होना चाहिए। तो अब सवाल को पढ़िए, n इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, n सबसे छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट 168 इज ए फैक्टर ऑफ 1134 टू द पावर n। इफ m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फिर से m इज द लीस्ट, मतलब m और n दोनों लीस्ट है। आपको याद रखना n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और m इज ऑल्सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दोनों छोटे होने चाहिए, सबसे छोटे होने चाहिए। m इज ऑल्सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 1134 टू द पावर n इज ए फैक्टर ऑफ 168 टू द पावर m। अब क्या हो रहा है? अब ये जो नंबर है ये इसको डिवाइड करेगा 168 टू द पावर m को। फिर से वही कॉन्सेप्ट, इसके पास जितने प्राइम फैक्टर्स है
और जितनी फ्रीक्वेंसी में है, यदि 2 10 बार आया है तो इसके पास भी 2 10 बार होना चाहिए. With what minimum possibility of m and n, this particular concept is going to be fulfilled in the question. कौन सी प्रॉपर्टी? ये 168 इसको डिवाइड करेगा और ये 168 टू द पावर m को डिवाइड करेगा. ये कैसे पॉसिबल है? विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ m एंड n, दैट्स इट. और यही हमें निकालना है. जैसे ही n लिस्ट निकल जाएगा, m लिस्ट निकल जाएगा, दोनों का सम पूछा है वो हमें पता चल जाएगा. What I'm trying to tell you that there are certain core concepts. हमेशा कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट होंगे जो कैट हमेशा इन्वॉल्व करेगा अपने पेपर मेकिंग में. तो यहाँ पर है प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट. चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. 1 1 3 4 के पास क्या क्या प्राइम फैक्टर है वो हम देख लेते हैं. 1 1 3 4. चलिए, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमेशा प्राइम नंबर यूज करिए. ऑलवेज आपको यहाँ पर प्राइम नंबर यूज करना है. सो 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 56 7 8 56, 7 1 7, 81 हो गया. तो ये हो जाएगा 27, 3 से 9 और 3 से 3 और लास्ट में 3 से 1. तो आपको मालूम पड़ गया दैट 1 1 3 4 इज इक्वल टू 2 एक बार है आपके पास. आप देख सकते 3 जो है वो 4 बार है. सो 3 टू द पावर 4 और 7 टू द पावर 1. ठीक है. नाउ आई विल डू द सेम फॉर 168. 168 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 से हो जाएगा 21, 3 7 21 और 7 1 is 7. That's all. So 168 is equal to 2 3 बार है, आप देख सकते हैं. 3 एक बार है और 7 भी एक बार है. बस यही प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको आता है वो ये सवाल कर सकता है. हर एक सवाल में थोड़ा सा लॉजिक इन्वॉल्व होगा, तो आपको लॉजिक भी साथ में लगाना है. अब सवाल ये कह रहा है कि 1 1 3 4 जो है उसको ये डिवाइड करेगा और इसका पावर n है और ये आपको ढूंढना है. इसका पावर n है मतलब इधर भी पावर n है, यही हुआ इसका मतलब. तो अब देखो नीचे 168 के पास 3 2 है, देयर आर 3 2s. इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास एक 2 है. तो यदि n की वैल्यू 3 कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा. 3 में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 1 3 4 के पास देयर आर 4 3s और यहाँ पर 1 3 है, तो ये इसको डिवाइड कर देगा. 7 है एक नीचे वाले 168 के पास और 1 1 3 4 के पास भी एक 7 है, तो ये भी डिवाइड कर देगा. दैट मीन्स दीज फैक्टर्स, दीज प्राइम फैक्टर्स गेट कैंसल्ड इफ आई कीप n इज इक्वल टू ओनली 3. समझ रहे हो ना कि आपसे पूछा गया कि n की लीस्ट वैल्यू डालना है. n की मैक्सिमम वैल्यू तो पूछ नहीं सकता, दैट कुड बी इन्फिनिटी, तो लीस्ट पूछ रहा है. तो ये जो ऊपर 1 1 3 4 है इसके पास 3 के पावर्स ज़्यादा है, किससे? नीचे 168 में जो 3 और 7 आए उनसे ज़्यादा है या उनके बराबर है, लेकिन 2 की कमी. यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 3 2 है. सो n कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3. आपको ये ध्यान देना है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा है, लीस्ट वैल्यू चाहिए n की. अच्छा, जब n की वैल्यू 3 हो जाएगा तो 1 1 3 4 to the power n will become 1 1 3 4 to the power n will become 2 to the power 3, 3 to the power 12 और 7 to the power 3. अब अगले केस में बोल रहा है कि इसको डिवाइड करना 168 से और 168 का पावर मुझे n चाहिए, सॉरी m चाहिए. ठीक है. और 168 है कौन? 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 1 इंटू 7 to the power 1 और ये मेरे को चाहिए m. 168 के पास देयर आर 3 2s, यहां पर भी 3 2s है, सो आई कुड सी दैट सेम आ गया. यहां पर 3 to the power 1 है, यहां पर 3 to the power 12 है, तो मेरे को m की वैल्यू 12 चाहिए, बिकॉज 1 1 3 4 टू द पावर n मस्ट डिवाइड 168 टू द पावर m. अब ये फैक्टर है ऊपर वाला 1 1 3 4,
तो इसके पास जितने टूज है इसके पास भी उतनी होनी चाहिए, कम से कम डिवाइजर के पास उतने टूज होने चाहिए, उससे कम टूज होने चाहिए डिवाइड करने के लिए। जैसे यहां पर 3 टू द पावर 1 है, अब ये 3 टू द पावर 12, ये डिवाइड नहीं कर सकता जब तक 168 टू द पावर m के पास 12 थ्रीज नहीं आ जाते। कम से कम 12 भी आ सकते, 12 से ज्यादा भी आ सकते। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ m दैट आई शुड कीप हियर इज 12, ताकि 3 टू द पावर 12 बन जाए। यदि यहां पर 12 रखूंगा तो 7 टू द पावर 12 भी बन जाएगा, और 7 टू द पावर 12 भी 7 टू द पावर 3 से कैंसल्ड आउट हो सकता है। So therefore the minimum value of m is equal to 12. So the minimum value of m plus n comes out to be equal to, therefore minimum value of is equal to 3 plus 12, that comes out to be equal to 15. So my answer would be this one. So it is according to the concept of प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज इस कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ सकते हो अच्छे से, तो आई बिलीव दैट यू आर एबल टू सॉल्व द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डिवाइजर के पास जितने प्राइम फैक्टर्स हैं उतने या उससे ज्यादा डिविडेंड के पास प्राइम फैक्टर यदि है वही वाले, तो डिविडेंड डिवाइजर से डिवाइड हो जाएगा। 10 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज 10 के पास एक 2 है और डिवाइजर खुद एक 2 है, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आपका क्वोशिएंट होगा। 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 के पास 2 2 है, 4 के पास 2 2 है एज प्राइम फैक्टर। तो नीचे के डिवाइजर के पास यदि 2 2 है और डिविडेंड के पास यदि 2 2 है, तो डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड कर देगा, एंड देयरफॉर you will get whatever that remains at the numerator is called as your quotient. तो याद रखिए कि यही कॉन्सेप्ट है। यदि मैं 12 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, और 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। तो ये वाला पार्ट इसको कैंसिल आउट करता है, तो ये जो बच जाता है दिस इज कॉल्ड एज माई क्वोशिएंट। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो जो प्राइम फैक्टर है कम से कम उतना होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये सवाल भी बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है कि एन की मिनिमम वैल्यू कितनी है। सर उतनी है जितनी डिवाइजर के पास 2 है, 3 है, 7 है। सर डिवाइजर के पास 3 1 है और डिविडेंड के पास 3 4 है, तो डिवाइड कर देगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 भी 1 1 हो जाएगा, लेकिन 168 में 3 बार 2 आया है और 1134 में केवल एक ही 2 आता है, तो इसके पास कम से कम 3 2 आना चाहिए, उसके लिए n की वैल्यू 3 होना चाहिए। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड द सेम थिंग दैट आई विल डू विथ 168 टू द पावर m। अब 168 टू द पावर m को 1134 टू द पावर n, n की वैल्यू हमने 3 ले रखा था, क्योंकि n की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 3 आई थी यहाँ पर। यदि 3 है तो ये देखिए यहाँ पर 3 है, इसके पास भी 3 है, लेकिन 3 टू द पावर 1 है, इसके पास 3 टू द पावर 12 है, तो यहाँ पर 12 चाहिए। 12 के लिए m की वैल्यू 12 चाहिए। 7 यहाँ पर 1 है, और जैसे ही 12 हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 है। 7 टू द पावर 3 कैन ऑलवेज get cancelled out from 7 to the power 12. So therefore the minimum value of m is equal to 12. So the idea of prime factorization could be utilized in order to form certain questions that could involve some other concept of minimum, least, maximum and so on. ठीक है ना? So this is again one of the questions that I could realize, जो कि एक प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके पेपर बना सकता है। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। आई एम जस्ट मेकिंग ए वेरी सेलेक्टिव चॉइस फ्रॉम द sample of questions that were asked in the paper, and I'll be doing it regularly on a basis that you will understand what exactly the mindset of the paper setter. Now look at this question. Let a, b, m and n be the natural numbers. Okay, and you must have the idea about the natural numbers 1 2 3 4 5 6 7 8. These are called as natural numbers, such that a is greater than 1 and b is greater than 1. अच्छी बात है, दोनों 1 नहीं हो सकते। 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो इनकी वैल्यूज मुझे पता चल गई है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स को जितना आप गिन सकते हो सब हो सकते हैं।
पावर में m और n है, विच इज इक्वल टू 144 टू द पावर 145. देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस n. मुझे लार्जेस्ट याद करना है, मुझे लार्जेस्ट बनाना है. लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n माइनस n. अब ये जो डिफरेंस लार्जेस्ट कब आएगा, सोचो थोड़ा सा. ये लार्जेस्ट तब आएगा जब n की वैल्यू लार्जेस्ट होगा. n इज लार्जेस्ट एक तो मुझे n को लार्जेस्ट ढूंढना है, और m को क्या ढूंढना है, या मुझे लीस्ट ढूंढना है. देखो लार्जेस्ट से जब लीस्ट सब्ट्रैक्ट होगा तो जो बचेगा वो लार्जेस्ट ही बचेगा. ठीक है ना. चलो अब देखते हैं. आपके पास जो सिचुएशन है वो ये दिया है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n. मुझे ये लार्जेस्ट चाहिए, याद रखना. दिस इज लार्जेस्ट एंड दिस इज लीस्ट. मुझे ये लीस्ट चाहिए, और मेरे पास है दिस इज इक्वल टू 144 टू द पावर 144 टू द पावर 145. ठीक है. क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स a एंड b, a विथ सम पावर b विथ सम पावर. तो एक काम करते हैं, 144 को तोड़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन में देख लेते हैं कि उसके पास क्या क्या है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स है. ठीक है. आई कैन डू दैट, नॉट एन इशू. सो 144 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आई गॉट इट 2 7 14, 2 2 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 9, और 3 1 is 3. तो मुझे पता चल गया कि ये बन गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2. ये है 144, और उसके पावर में है 145. ओके. अब देखो ये जो 2 टू द पावर 4 है ना, इसको मैं 4 टू द पावर 2 भी लिख सकता हूं. मतलब स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए कि सर ये 3 टू द पावर 2 है, तो इसको मैं केवल 9 टू द पावर 1 भी लिख सकता हूं. सो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 को ऐसे भी लिखा जा सकता, 4 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 1. इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 1, और सबके पावर में 145. कई पैटर्न पे भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ रहा है. आई ट्राई टू मैनिपुलेट. वो बोल रहा है जो पावर है उसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, n पावर, n इज द पावर ऑफ b. पावर ऑफ b तब मैक्सिमम होगा जब b मिनिमम होगा. तो b की मिनिमम वैल्यू क्या बना सकता हूं मैं, 2 ही बना सकता हूं भाई. या तो b की वैल्यू 3 रखूंगा, 3 से तो और छोटा नहीं हो सकता ना b, 3 से या 2 से, है ना. और उस b का पावर जो n है वो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम 4 इंटू 145 आएगा, 2 इंटू 145. ऑब्वियसली 4 इंटू 145 आएगा, तो यहां पर b हो जाएगा मेरा 2. तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 145. 145 इंटू 145 इंटू 2 हो जाएगा 290, 290, 400, 400 और 500 एंड कितना हो जाएगा 80. यह जाएगा 145, 400, 145, 45, 45, 45, 180, 580. तो 2 टू द पावर 580 हो गया. अब आप इस बात को समझो, मुझे m जो है वो मिनिमम चाहिए, और a की वैल्यू b की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर b की वैल्यू 2 हो गया, और यहाँ पर मुझे m मिनिमम चाहिए. अब यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा 290, 145 प्लस 145 इज इक्वल टू 290. मुझे मिनिमम करने के लिए ये 3 टू द पावर 290, ठीक है ना, इसी को एक पूरा नंबर मान लेता हूं मैं. दिस इज b मान लो, दिस इज a मान लो. a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 290. कर सकते हैं. मतलब 3 टू द पावर 290 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ऐसे करके मैं 290 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक बड़ा सा नंबर आएगा. अज्यूम करते हैं 2 टू द पावर 580 इंटू वो बड़ा नंबर, मान लेते हैं कि वो बड़ा नंबर, इसकी वैल्यू मान लेते हैं x से, तो इसको लिख सकता हूँ x टू द पावर 1 मान लेते हैं. एक नंबर तो आएगा ना, ये जो a इज इक्वल टू 3 टू द पावर 290, उसकी वैल्यू x आया. अब मुझे
जरूरत नहीं है 3 to the power 290 की वैल्यू को कैलकुलेट करना, जस्ट बाय एन अंडरस्टैंडिंग दैट 3 to the power 290 इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 3 into 3 फॉर हाउ मेनी टाइम्स, 290 टाइम्स। तो जब करूंगा एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस बड़ा से नंबर को मैंने मान लिया कि मान लेते हुए x है, तो उसके पावर में मैं 1 लिख सकता हूं। तो a की वैल्यू हो गई x, वो बड़ा नंबर 3 to the power 290, और पावर कितना हो सकता है 1। हर नंबर का पावर 1 हो सकता है, 3 का पावर 3 to the power 1 हो सकता है, 5 का पावर 5 to the power 1 हो सकता है, क्योंकि आपको m लीस्ट चाहिए। उसने a और b बोला है 1 नहीं हो सकता है, m और n के लिए तो खुली छूट है। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करो, और आपने बोला कि n की वैल्यू लार्जेस्ट होगी, तो लार्जेस्ट होगा तो आपके पास n हो गया 580, और m की वैल्यू लीस्ट होगी तो m की वैल्यू लीस्ट 1 हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर आपसे पूछा गया n माइनस m, सो n माइनस m इज इक्वल टू 580 माइनस 1, दैट इज 579। दिस इज माई आंसर। सो देयरफॉर C वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और इसके अंदर यदि आपको ये पूछा जाता, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूछा जाता विथ n बीइंग द लार्जेस्ट एंड m बीइंग द लोवेस्ट, ओके, व्हाट इज द सम ऑफ a प्लस b, तो a की वैल्यू है 3 to the power 290 प्लस b की वैल्यू है 2, तो आपका आंसर आ जाता 3 to the power 290 प्लस 2 इज माई आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जामिनर ने प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके इस सवाल बनाया है। नाउ आई मे लीव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज जस्ट नॉट जस्ट you go and do the prime factorization. What can you manipulate with the idea of prime factorization could become the basis of a problem, a numerical. और ये कैट वालों का बहुत बहुत फेवरेट टॉपिक होता है जहां पर वो सवाल पूछ सकते हैं। याद रखिए एक्सप्रेसिंग कैट में इस तरह के कॉन्सेप्ट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को विल बी डिस्कसिंग दैट आर वेरी वैल्यूबल एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास यदि मैं नंबर सिस्टम के साथ में बात करूंगा तो उसके जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के अंदर की छोटी छोटी बातें, हर एक इंफॉर्मेशन को यूज करना एंड देन टू मैनिपुलेट योर आंसर इज द आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग राइट नाउ at this point as expressing CAT for 2024 and 25. For more details and for the courses, you can also call us at 93296-20356. For test series, do inquire for the test series for expressing CAT 2024 and 25. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.